विद्यार्थियों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने राजनीतिक दलों के लाभों की चर्चा की थी। इसमें कोई शक ही नहीं है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए राजनीतिक दल एक अपरिहार्य व्यवस्था है। बिना राजनीतिक दल के हम किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सफल संचालन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम व्यवहारिक तौर पर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्जीक्यूशन, इनकी गतिविधियों को यदि हम देखें तो कई बार इन पार्टियों के कुछ दोष भी सामने उभर के आते हैं और वो दोष किस प्रकार का नुकसान समाज को और देश को पहुंचाते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको राजनीतिक दलों के दोष की चर्चा करूंगा कि इनमें मुख्य रूप से क्या दोष पाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के लाभों की विवेचना से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हम राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति को कलुषित बनाने वाले कार्यों से बेखबर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए समाज में इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने लगते हैं जिससे समाज टूट जाता है, समाज में विष व्याप्त हो जाता है और सामाजिक जो समरसता है उसको भी हानि पहुंचती है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है। इसलिए लाभों को अध्ययन करने के बाद, राजनीतिक दलों के लाभों को अध्ययन करने के बाद हमें आंख मूंद कर ये नहीं समझना चाहिए कि राजनीतिक दलों के अंदर कोई दोष नहीं है। दोष और लाभ दोनों की चर्चा करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वस्तुतः है यहाँ राजनीतिक दलों की उपयोगिता है, वहाँ उनके लिए दोष भी पाए जाते हैं। आज हम प्रमुख रूप से इन दोषों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला दोष जो पॉलिटिकल पार्टीज में पाया जाता है वो है यह जनता में द्वेष व कटुता पैदा करता है। आमतौर पर देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो अधिक वोट प्राप्त करने के लिए समाज को तोड़ते हैं और समाज के लोगों में आपसी बैर भाव उत्पन्न करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए कुछ आलोचक ये मान के चलते हैं कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लाभ हैं तो इसके कुछ दोष भी पाए जाते हैं और उसमें पहला महत्वपूर्ण दोष है कि ये जनता में द्वेष और कटुता पैदा करता है। राजनीतिक दलों के कारण जनता में द्वेष व कटुता की भावना उत्पन्न होती है। वे जनजीवन में बेईमानी, असत्य, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता व अन्य बुराइयां फैलाते हैं। निर्वाचनों के समय में भी जब इलेक्शंस होते हैं उस समय यदि आप देखते हो वे नैतिक मूल्यों को पूर्णतः भुलाकर मिथ्या प्रचार करते हैं, एक दूसरे पर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तथा जनता को गुमराह करते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रश्नों पर एकाकी विचार प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य दलों के नेताओं पर कीचड़ उछालते हैं। लॉर्ड ब्राइस इस संबंध में कहते हैं कि दल सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध और कड़वाहट को स्थान दे देता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के एग्जीक्यूशन में, व्यवहार में देखा गया है कि वो जनता में वैर और द्वेष की भावना उत्पन्न करते हैं। एक और चीज़ देखी गई है पॉलिटिकल पार्टी के दोष के रूप में, वो है ये देश की एकता, जो इंटीग्रेशन है, यूनिटी और इंटीग्रेशन है, एकता और अखंडता है, उस पर भी कहीं कहीं आघात पहुंचाती है जाने अनजाने में। दल देश की जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए हों, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी या गुटबंदी की संकीर्णताओं को उलझाने वाले होते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है, धरातलीय वास्तविकता यह है कि वोट प्राप्त करने के बाद ही पॉलिटिकल पार्टी बहुमत प्राप्त करती है और बहुमत प्राप्त करने के बाद ही वो शासन का संचालन कर पाती है। इसलिए शासन को प्राप्त करने के लिए जनता से किस प्रकार अधिक से अधिक वोट अपने पक्ष में लिए जाएं, साम दाम दंड भेद, वो सारे चीज़ों को वो पॉलिटिकल पार्टी अपनाती है और इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में राष्ट्र की एकता और अखंडता को आघात पहुंचता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार दल केवल व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी दो विरोधी पक्षों में बांट देता है और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजित रूप प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, आपने दो दोष देखे कि किस प्रकार पॉलिटिकल पार्टी देश को नुकसान पहुंचाती है, समाज को नुकसान पहुंचाती है, उसकी क्या हानियाँ हैं। एक तीसरी हानि है सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा।
पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, दलीय शासन प्रणाली है, उसके अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं। बहुत से अच्छे नेता जो विपक्ष में आ जाते हैं, उनकी सेवाएं शासन को रचनात्मक रूप से नहीं मिल पाती। ये बड़ा दुर्भाग्य है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, लोकतांत्रिक प्रणाली का। कई अच्छाइयाँ भी जिनकी चर्चा अपन ने पूर्व के इलेक्शंस में की है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि इसमें अच्छे लोग कई बार शासन की जो सहभागिता है उससे दूर हो जाते हैं और इस कारण उनकी सेवाएं देश के विकास के लिए, देश की अच्छी नीतियां बनाने के लिए नहीं मिल पाती। अनेक बार अच्छे नेता, श्रेष्ठ नेता दलीय दलदल में फंसना नहीं चाहते और साधारण तथा सस्ते नेता नेतृत्व संभालने का अवसर पा जाते हैं। इस प्रकार दलबंदी के फलस्वरूप किसी भी देश को वहाँ के योग्य एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ अच्छे श्रेष्ठ नेता, योग्य नेता विपक्ष में होते हैं और वो अपनी सेवाएं सरकार को नहीं दे पाते। तो एक दुर्भाग्य है कई बार कि पार्टी सिस्टम के कारण जो पार्टी जिसको बहुमत मिलता है, जो सरकार का गठन करती है, उसमें यदि योग्य नेता नहीं है और वो नेता यदि विपक्ष वाली दल में आ गया है तो उसकी सेवाओं से सरकार को वंचित होना पड़ता है। एक और इस पॉलिटिकल सिस्टम का दोष है, वो है विरोध के लिए विरोध। आपने देखा होगा कि शासक दल कभी कभी बहुत अच्छी नीतियां लागू करता है, लेकिन अच्छी नीतियों को लागू करने के बाद भी विपक्ष अपना दायित्व यह समझता है कि हमें सरकार की प्रत्येक नीति का हर कदम पर विरोध करना है और विरोध करने के द्वारा वो जनता के अंदर या मतदाताओं के सामने अपनी एक सार्थक उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता है कि उन्हें तो विरोध करना है। जिस जनता को ये लगे कि उन्होंने जिन प्रतिनिधियों को चुनाव में जिताकर लोकसभा या विधानसभा में, विधानमंडलों में भेजा है, वो उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि शासन हमेशा कोई गलत नीतियों का संचालन नहीं करता और विरोधी दल अपना ये चरित्र बना लिया है कि हमें विरोध के लिए विरोध करना है। कहीं ना कहीं इससे अच्छी नीतियों के संचालन में एक अवरोध उत्पन्न होता है। दल पद्धति का ये एक स्वाभाविक परिणाम होता है कि विपक्षी जो पक्ष है, जो दल है, वो उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्य का विरोध करता है। विरोधी पक्ष शासन के उन कार्यों की भी आलोचना करते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के दृष्टिकोण से, लोकहित के दृष्टिकोण से आवश्यक होते हैं। इसलिए ब्राइस ने कहा है कि संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जहां वाद विवाद, आपसी झगड़े, इनमें जनहित को बुला दिया जाता है। और अब लोकसभा के जो टीवी चैनल्स हैं या विधानमंडल के जो टीवी चैनल्स हैं, आप उनकी डिबेट देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि पक्ष विपक्ष में जिस प्रकार की नोक झोंक होती है, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, छीना झपटी, कई बार तो आपने देखा होगा कि डाइस के माइक तक उखाड़ लिए जाते हैं और कई बार गतिविधियां हिंसक तक भी परिवर्तित होने लगती हैं और उस आधार पर स्पीकर को मार्शल बुला करके ऐसे प्रतिनिधियों को सदन से बाहर भी करना होता है। कई बार ऐसी शब्दावलियों का भी प्रयोग होता है जिसको कि स्पीकर को मजबूरन कार्यवाही से बाहर निकालना होता है। ये सारा क्यों है? ये सारा पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है उसका दोष का ही परिणाम है कि ये पार्टीज विरोध करने के लिए विरोध करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार की नीतियों पर सकारात्मक रूप से मंथन किया जाए, अच्छी बातों की प्रशंसा की जाए और यदि कोई जो सुधार की या संशोधन की कोई बात है तो उसको उचित मंच पर रख करके उसमें संशोधन के प्रयास किए जाए। लेकिन देखा यह गया है व्यवहार में कि पॉलिटिकल पार्टीज, विशेष तौर पर विपक्षी दल, विरोध के लिए विरोध करता है, जिससे राष्ट्र की अच्छी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। एक और दोष देखा गया है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का, वो है निरंकुशता को प्रोत्साहन। आपने देखा होगा कि दल पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुमत दल की सरकार बनती है। आपने देखा होगा संसदीय प्रजातंत्र के अंदर या लोकतंत्रात्मक शासन में सरकार का गठन वो करता है जिस दल को बहुमत मिलता है। बहुमत दल ही सरकार का गठन करता है। लेकिन फिर अल्पमत का क्या होगा? एक तौर से आप ये देखिए कि 51%, 51% वाले जो प्रतिनिधि हैं वो शासन करते हैं किनके ऊपर? 49%, 49% के प्रतिनिधियों के ऊपर। तो ये एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है
कि बहुमत दल का शासन लोकतंत्र में देखा गया है। इससे अल्पमत की उपेक्षा होती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो बहुमत की सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की तानाशाही स्थापित हो जाती है। इंग्लैंड के संदर्भ में जेनिंग्स ने कहा भी है कि जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ होता है वह कुछ समय के लिए अधिनायकवाद में कन्वर्ट हो जाती है या अधिनायकवादी स्वरूप प्राप्त कर लेता है। एक और आलोचना या दोष इसके रूप में हम कह सकते हैं पार्टी सिस्टम का, वह दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। करप्शन पार्टी सिस्टम से समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये देखा गया है। विशेष तौर पर आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान ये नज़ारा काफ़ी सामने आता है। किस प्रकार मत प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स समाज में जाकर के विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सरकार या शासन इस पर अंकुश कसता है। अनेक प्रकार के कानून, सशक्त कानून बने हुए हैं, दंड भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी ये जो पार्टी सिस्टम के अंदर ये जो इलेक्शन के दौरान और अन्य समयों पर जनता के साथ जो भ्रष्टाचार की गतिविधियां उत्पन्न होती हैं वो कहीं ना कहीं समाज को दूषित करती है। दलबंदी से समाज में निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार फैलता है। इलेक्शंस में ये किन प्रकार अपने उम्मीदवारों को विजय दिलाने के लिए दल हर प्रकार के भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं। चुनाव के दिनों में दल मतदाताओं में खूब पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें करते हैं। जब इतना पैसा खर्च करके कोई प्रत्याशी विजयी होता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से अनेक तरीकों से दल को लाभ पहुंचाता है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था जो है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ एक कंसेप्ट है स्पॉइल सिस्टम, लूट प्रथा। वो इस दलीय भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति चुनाव जीत के पहुँचता है तो जिन लोगों ने उनको मदद दी है इलेक्शन में प्रेसिडेंट को, वो अपने प्रशासन तंत्र में अपने चहेतों को अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थापित कर दिया जाता है। तो स्पॉइल सिस्टम है, कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। और निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीत कर आता है वो चुनाव में आने के बाद, सरकार में आने के बाद निश्चित तौर पर उसकी भरपाई करेगा। वो भरपाई भ्रष्टाचार को जन्म देगी। एक और दोष देखा गया है पार्टी सिस्टम में, वो है वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन। जो इंडिविजुअल लिबर्टी है व्यक्ति की, उम्मीदवार की, उसका इसमें हनन होता है। दल व्यवस्था में यह पाया जाने वाला अनुशासन व्यक्ति की आत्मा और अंतःकरण की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। आपने देखा होगा कि कहा तो ये गया है कि विधानमंडल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बड़ा मंच है। लेकिन जब किसी पॉलिसी मैटर पर निर्णय लिया जाता है तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को, जो वहाँ सदस्य होते हैं, उनको व्हिप जारी करता है। व्हिप जारी करने का आशय यह है कि जब उस पर मतदान हो किसी विषय पर तो पार्टी के सारे सदस्य अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता, अपनी वैयक्तिक मान्यता को दरकिनार करते हुए वो पार्टी के निर्णय के अनुरूप मतदान करें। तो कहीं ना कहीं ये दलीय अनुशासन व्यक्ति की जो स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो धारणा है, उस पर एक प्रकार का अंकुश लगाता है। आपने देखा होगा कि दल के कई बार सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा को इस कारण दबाना पड़ता है और उन्हें दलीय सचेतक, जिनको पार्टी व्हिप्स कहते हैं, उसके आदेशों का पालना करना पड़ता है। वस्तुतः आजकल दल संबंधी समस्त निर्णय उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। एक सुपर कैबिनेट होती है, वो निर्णय लेती है और वो निर्णय नीचे के समस्त सदस्यों को प्रसारित कर दिया जाता है और मतदान के दौरान उनको ये वादा किया जाता है कि वो पार्टी के निर्णय के अनुरूप मतदान करें। और सामान्य सदस्यों की तो इस प्रकार कोई आवाज़ होती नहीं। लीकॉक कहते हैं कि दल प्रणाली उसी व्यक्तिगत विचार और कार्य संबंधी स्वतंत्रता का दमन करती है जिसे लोकतंत्रात्मक सरकार का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे अभी की। वहीं एक दोष और पाया गया है, वो है दलबंदी या दल पद्धति जो है वो गुटबंदी पैदा करती है, ग्रुपिज्म बन जाता है, लोगों में ग्रुप बनाती है। वॉशिंगटन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जाति को दूषित ईर्ष्याओं से, झूठे भयों से एक दल को दूसरे दल के विरुद्ध शत्रुता उत्तेजित करती है और कभी कभी यह उपद्रवों और राजद्रोहों का जाल रचती है। दलबंदी से गुट की खतरनाक भावना
मजबूत होती है। इससे देशभक्ति का विचार पीछे पड़ जाता है और दलबंदी की भावना उभर उठती है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के द्वारा आपको ये एहसास हुआ होगा कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हालांकि पार्टी सिस्टम के बिना, दलीय व्यवस्था के बिना संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दलीय व्यवस्था समाज में इस प्रकार के भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता का हनन, राष्ट्र की एकता पर आघात, इस तरह के तमाम दोष इसमें उत्पन्न हो जाते हैं कालांतर में, जो कहीं ना कहीं सिस्टम को वीक करते हैं, राष्ट्र की एकता, प्रेम, सद्भाव, साहचर्य और समरसता को भी दूषित करते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मान्यता ये है कि दल व्यवस्था के बिना लोकतंत्र की शासन प्रणाली का संचालन किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ये जो दोष हैं, ये दोष तात्कालिक है, सतही है, और इन दोषों को दूर करने का ट्रीटमेंट है। यदि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को संपन्न किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो वो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार संबंधी या ये पार्टी सिस्टम के जो दोष है उनसे वो बच सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने के लिए, सशक्त बनाए रखने के लिए दलीय व्यवस्था एक सशक्त व्यवस्था है, उसके बिना हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आशा है आपको ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।